Hey guys, this side Narpat Prajapat and you watching the best platform for IIT JEE and NEET that is NP Physics and आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। प्यारे बच्चों, ये आज आपके लिए एक बढ़िया सा चैप्टर लेके आऊँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आज अपन इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और अगर आपको पसंद आए आज का जो लेक्चर, ठीक है, तो लाइक जरूर करना। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर अपन शुरू करते हैं। और ये जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपन जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके 2 से 3 क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं। ठीक है, हीट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की कैटेगरी में आता है, जिसमें अपन आज अपन सिर्फ एक्चुअल में ये जो अपने पास ये हीट का चैप्टर है, अपन 2 भागों में इसको कवर करेंगे। पहले पार्ट में अपन ये कवर कर देंगे, ठीक है, पहले पार्ट में अपन ये कवर कर देंगे, ठीक है, ये वाला जिसमें अपन टेम्परेचर स्केल, थर्मल एक्सपेंशन और कैलोरीमेट्री। जो अपना जो नेक्स्ट लेक्चर इसके सेकंड पार्ट लेके आऊंगा जिसमें अपन कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन कवर कर देंगे। ठीक है, तो ये अपन 2 लेक्चर में हीट ट्रांसफर और हीट को अपन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ये था अपने पास इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज हीट। अपन ने थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर दिया है, आप जाके एक बार देख लेना, है ना। और अपने लास्ट जो लेक्चर था वो वेव का अपन ने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जैसे कि अपन जो चैप्टर में पढ़ते हैं वो मैं लेके आता हूँ, तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। ठीक है, तो आज का जो अपना लेक्चर रहेगा वो सिर्फ इंट्रोडक्शन का रहेगा, फिर कंडक्शन और कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये अपने हीट ट्रांसफर के 3 टाइप होते हैं। एक तो कंडक्शन के थ्रू हीट फ्लो होती है, एक अपने पास कन्वेक्शन और रेडिएशन, जिसमें कन्वेक्शन का इतना रोल नहीं है, मेन आपके इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अपन जानते हैं कि हीट फ्लो, जानते हैं कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। इसमें ज़्यादा कोई समझना नहीं। अगर यहाँ पे टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2 देन हीट फ्लो फ्रॉम T1 टू T2। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हीट फ्लो होती है। अपन भी जानते हैं, जैसे मान लो कि ये रूम अपने पास ठंडा है एकदम, है ना, रूम ठंडा है, और अगर मैं यहाँ से खोल दूँ तो यहाँ की जो बाहर की गर्म हवा है वो अंदर आ जाएगी, यानी कि बाहर की जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगी। ये अपन जानते हैं, डेली लाइफ में अपन देखते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये हॉट है, ठीक है, बाहर का वातावरण जो थोड़ा सा इसके कंपेरिजन में कोल्ड है। ठीक है, तो ये जो अपने पास हीट है इसके अंदर की वो बाहर की तरफ फ्लो होगी। क्या ये बात समझ आई? तो ये सिंपल अपने पास एप्लीकेशन है, डेली लाइफ में अपन देखते रहते हैं। तो हीट क्या होती है? हीट बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर विदाउट हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंट। अपन को कोई एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप वो नेचुरली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये स्केलर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। ठीक है, जब अपन को पता नहीं था कि ये एक प्रकार की एनर्जी है तो अपन इसकी जो यूनिट लेते थे अपन वो कैलोरी लेते थे, है ना। फिर अपन को पता चला कि ये एक प्रकार की एनर्जी है तो इसकी अपन ने एसआई यूनिट क्या रख दी? जूल। और 1 कैलोरी होता है, ठीक है, 1 कैलोरी होता है अपने पास, वो 4.2 जूल के इक्वल होता है। ये आपको याद रखना है रिलेशन, है ना। कभी आपको यूनिट चेंज का आपको कन्वर्जन का आ जाए तो आपको याद रखना है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से अपना जो चैप्टर है वो शुरुआत होती है यहाँ पे। अब आता है हीट को पढ़ने से पहले एक टेम्परेचर अपन ने नाम दिया कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है ना ये अपन ने नाम दिया। लेकिन यहाँ पे समझने वाले कि टेम्परेचर होता क्या है, तो ये बताता है कि कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है, हॉटनेस या कोल्डनेस एक प्रकार को अपन को ये माप देता है, मेजर करता है। ठीक है ना, तो वही टेम्परेचर जैसे कि 50 डिग्री सेल्सियस है तो अपन को लगेगा थोड़ी सी गर्म है। और यहाँ पे ये भी बात है कि अगर कोई ठंडी है या गर्म है वो एक रिलेटिव है। जैसे कि मान लो कि एक आइस है, ठीक है, आइस है जो -10 डिग्री सेल्सियस पे है, एक 0 पे है, तो अपन को लगेगा कि जो -10 डिग्री सेल्सियस वाली है वो ठंडी है कंपेयर टू 0 डिग्री वाली आइस से। ठीक है, तो ये भी अपन कह नहीं सकते कि वो कोई गर्म है या ठंडी है, बस वो अपन यहाँ पे कंपैरिजन के थ्रू अपन देखते हैं। ठीक है, कि ये इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी क्या होगी? गर्म होगी या ठंडी होगी, ये बात। तो यहाँ पे वही है कि ये डिग्री ऑफ अपन को हॉटनेस और कोल्डनेस बॉडी को मेजर करता है। स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट केल्विन होती है, न कि सेल्सियस होती है। याद रखना, इसकी यूनिट क्या होती है? ऐसा ही केल्विन होती है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब अपने पास इसके ऊपर बहुत सवाल आते हैं। ठीक है, पिछले साल जेईई में आया था सवाल, ठीक है, जेईई में इसमें, तो अपन देखेंगे कैसे क्या है। तो यहाँ पे सारे अपन को दिया है फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देखो, यहाँ पे जैसे कि इसका 0 डिग्री सेल्सियस से
यहाँ पे हाई जो लिमिट वाली कितनी है, मैक्सिमम कितना है इसका 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बॉइलिंग यहाँ से होता है, फ्रीजिंग इसका है। ठीक है, तो यहाँ पे एंड पॉइंट कौन सा है, एंड पॉइंट ये और स्टार्टिंग पॉइंट ये है इसका। ठीक है ना, अपन इसको बोल सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ये एंड पॉइंट और ये अपने पास स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये अपने पास क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। क्या ये आपको बात समझ आई क्या? ठीक है, इसके लिए अपने पास जो फ़ारेनहाइट होता है उसके लिए 32 डिग्री होता है और एंडिंग जो पॉइंट होता है वो 212, मतलब कहने का मतलब 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, केल्विन की बात करें तो 273 और यहाँ पे 373 होता है। ये आपको याद रखना है। अब देखो इसके ऊपर सवाल कैसे आते हैं, आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ। आपको यहाँ पे ऐसा बोल देंगे, कोई एक जैसे सवाल आया हुआ है कि एक रैंडमली कोई स्केल है, ठीक है, तो बताओ इसका कितना टेम्परेचर होगा, ऐसा एक सवाल करेंगे अपन। तो इसको पढ़ने से पहले एक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। कंसेप्ट ये है कि जैसे कि मान लो अपने पास एक स्केल है, ये अपने पास क्या है, एक स्केल है, आपको दिख रही है क्या? ठीक है, अब इसका सबसे पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, दैट इज TS, और यहाँ पे TS है, वो है अपने पास स्टार्टिंग टेम्परेचर। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट लिख देते हैं ना, पॉइंट। ठीक है, और ये जो लास्ट का स्केल है ना, ये अपने पास एंडिंग है ना, TE। तो यहाँ पे जो TE दिया है वो है अपने पास एंडिंग पॉइंट। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट। अब ये अपने पास एक कोई T लेते हैं, ये अपने पास कोई रैंडमली T है जो मुझे फाइंड करना है ना किसी पे। ये अपने पास T है किसी यहाँ पे, यहाँ से, और ये जो यहाँ पे दिया है इसमें कुछ ना कुछ डिवीजन हो गए, ऐसे मान लो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डिवीजन होंगे। तो यहाँ पे जो अपने पास n है, ठीक है, n नंबर ऑफ डिवीजन। ठीक है, डिवीजन किसके बीच में, स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में है ना, डिवीजन ऑफ स्केल है ना, ऑफ स्केल। कोई भी स्केल हो सकती है, यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट वाली भी हो सकती है, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, या रैंडमली आपको कोई एक स्केल दे दे वो भी हो सकती है। तो आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, दैट इज टेम्परेचर एट अ पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे जो टेम्परेचर T दिया है एट अ पॉइंट है ना, किसी पॉइंट पर अपने पास टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर स्टार्टिंग वाला, कौन सा, स्टार्टिंग, अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। इनका जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये आपको एक याद रखना है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेम्परेचर, ठीक है, माइनस स्टार्टिंग टेम्परेचर अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, इसके बीच में कितने टोटल डिवीजन है, ठीक है, उनका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट देता है। अब वो किसी भी टाइप की, चाहे वो डिग्री में हो स्केल, या फ़ारेनहाइट में हो, या केल्विन में हो, या कोई भी रैंडमली, उसके सबके लिए जो फॉर्मूला है वो वैलिड है और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, अगर आपको स्केल कन्वर्जन का सवाल आ जाए तो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ से अगर मुझे लिखना है, देखो ध्यान से देखना, ये अपने पास है डिग्री सेल्सियस वाली स्केल है ना, डिग्री सेल्सियस, थोड़ा सा डिग्री सेल्सियस है ना, ये अपने पास डिग्री सेल्सियस स्केल है। इसमें आपको पता है स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 डिग्री सेल्सियस, लास्ट में क्या होती है 100 डिग्री सेल्सियस। आप इसका डिवीजन देखना है ना, तो नंबर ऑफ डिवीजन अगर मुझे देखने हैं तो वो होता है टेम्परेचर एंडिंग माइनस टेम्परेचर स्टार्टिंग। तो अगर यहाँ से देखो तो वो हो जाएगा 100 माइनस 0, यानी कि 100 डिवीजन है। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 100। अब ये इसके लिए मैंने देख दिया, अब स्केल दूसरी लेता हूँ मैं ना, अब ये स्केल मैं ले देता हूँ फ़ारेनहाइट वाली। ठीक है, फ़ारेनहाइट का जो स्टार्टिंग टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, यहाँ पे T स्टार्टिंग ये है और T एंडिंग ये है। यहाँ पे T स्टार्टिंग 32 डिग्री था फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये अपने पास जो स्केल है वो है डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, फ़ारेनहाइट ये वाली स्केल है, और इसका स्टार्टिंग ये है और एंडिंग क्या था बताओ, TE, वो था अपने पास 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ से अगर मुझे एन की वैल्यू लिखनी है, नंबर ऑफ डिवीजन, तो कितना हो जाएगा बताओ, वो हो जाएगा अपने पास 212 माइनस 32, तो ये शायद आता है अपने पास 180 है ना, 180 आता है अपने पास ये डिवीजन। तो आपको अगर इन दोनों का रिलेशन बताऊं मैं, ठीक है, इन दोनों का अगर रिलेशन देखें तो ध्यान से देखो, इसका टेम्परेचर किसी पॉइंट पर, इसका टेम्परेचर किसी पॉइंट पर, ये अपने पास डिग्री सेल्सियस के लिए, और ये अपने पास T है वो फ़ारेनहाइट के लिए। तो अगर मुझे डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लिखना है किसी पॉइंट पर, माइनस
स्टार्टिंग कितना है बताओ 0 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं 100 इजिकल टू ये हो जाएगा अपने पास फ़ारेनहाइट का -32 अपॉन कितना है 180। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो बस यहाँ से अगर आप सॉल्व भी करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूला आपको ऐसे यहाँ से बता देता हूँ कि जो फ़ारेनहाइट का आता है वो आता है अपने पास 9/5 डिग्री सेल्सियस का प्लस 32, ये शायद निकल के आता है अपने पास दोनों का रिलेशन, ठीक है। और ऐसा का ऐसा अगर यहाँ पे थर्ड स्केल होती कोई भी रैंडमली मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे कोई रैंडमली थर्ड स्केल मान लेता हूँ, रेड कलर, एक अपने पास स्केल है, ठीक है। नंबर ऑफ डिवीजन नहीं पता मुझे, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा टी, जैसे मान लो एक्स स्केल है ना, एक्स मान लेता हूँ मैं, एक्स स्केल की टी एक्स माइनस टी स्टार्टिंग अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन मान लेते हैं एन, और वो क्या आ जाएगा कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट यही तो कांस्टेंट है, आप इसके इक्वल कर सकते हो। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको बस इस फॉर्मूले पे कमांड देना चाह रहा हूँ कि आपको कोई भी स्केल दे दे, बस ये आपको लिखना आ गया ना तो आप कोई भी सवाल कर लोगे स्केल का, है ना। तो बस आपको याद रखना है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया, डिग्री हो या फ़ारेनहाइट हो या कोई भी स्केल है जिसका टेम्परेचर टी एक्स निकालना हो, रिलेशन बस आपको याद रखना है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, देखो यहाँ पे वो सॉल्व किया है, और आपको ये भी याद रखना है कि जो टी के है वो टी सी प्लस 273 है ना। 0.15 नहीं लेते, मोस्ट ऑफ नहीं मानते, बस ये ही मानते हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे जो चेंज इन केल्विन है वो चेंज इन टेम्परेचर के सेल्सियस के इक्वल होता है, यानी कि अगर आप चेंज ले रहे हो टेम्परेचर का तो वो चाहे केल्विन हो या सेल्सियस हो दोनों का इक्वल रहता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे जो केल्विन है, ठीक है, वो नॉट इक्वल टू रेड फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। और यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो ये अपने पास निकल के आता है, दैट इज़ चेंज अगर मुझे लिखना है तो यहाँ पे आ जाएगा 5/9 डेल्टा टी एफ, ये निकल के आता है ना, ये भी आपको याद रखना है। तो बस एक तो ये याद रखना है, याद रखना है, और ये फॉर्मूला आपको मैंने समझा दिए सारे के सारे। तो ये थे अपने पास। अब देखो इसके ऊपर सवाल करते हैं कि क्या बोला गया है कि सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल सो डिफरेंस रीडिंग और जनरल टेम्परेचर एक्सेप्ट 1, ठीक है ना। फाइंड दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर विथ बोथ स्केल सो सिमिलर रीडिंग। अगर सिमिलर रीडिंग दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि जो टी सी है वो टी एफ के इक्वल है, और इसको मान लो कुछ भी एक्स, तो यहाँ से आप जो आंसर निकाल के आते हो वो ये आता है। कैसे आता है देखो, अपन को पता है टी सी माइनस 0 अपॉन कितना होता है, वैसे तो अपन ने लिखा था डायरेक्ट 100 इजिकल टू टी एफ माइनस 32 अपॉन 180। यहाँ से आप पुट करोगे x, इसकी जगह x रख दो, तो x अपॉन 100 इजिकल टू x माइनस 32 अपॉन 180। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इसमें x की वैल्यू कितनी आती है -40 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद रखना है, कितनी आती है -40 डिग्री सेल्सियस, बस ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये अपने पास इसका आंसर आता है। आगे बढ़ते हैं, चलो ये आंसर आ गया। अब देखो ये 2023 का अप्रैल टर्म का सवाल है। इसमें क्या बोला गया अपन को कि ऑन द टेम्परेचर स्केल एक्स, ठीक है, कोई स्केल अपन को एक्स दी है, अब की बार अपन को नहीं दी फ़ारेनहाइट, कुछ भी एक एक्स स्केल दी है जिसका नाम एक्स है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ये अपन को दिया, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे होता है, एंडिंग पॉइंट पे है ना, वो अपन को 65 डिग्री सेल्सियस दी है, सॉरी एक्स दी है ना। और फ्रीजिंग पॉइंट अपन को ये दिया है, यानी कि टी स्टार्टिंग दिया है -15 डिग्री एक्स। चलो ठीक है। और क्या बोला है कि एज्यूम दैट एक्स स्केल इज लीनियर, लीनियर ये द इक्विवेलेंट टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू -95 डिग्री एक्स, है ना। जब टी की एक्स की वैल्यू जो अपने पास 95 डिग्री एक्स है ना, किसी पॉइंट पर, तो बताना है कि फ़ारेनहाइट की कितनी होगी। तो बस यहाँ से दोनों इक्वेशन इक्वल कर दो, रेशियो देखो अपन को पता है कि टी एक्स माइनस टी स्टार्टिंग अपॉन इसका डिवीजन कितना हो जाएगा बताओ। डिवीजन अपन को पता है कि एंडिंग माइनस ये, तो 65 माइनस का 15 है ना, ये आपको याद रखना है। तो इजिकल टू टी फ़ारेनहाइट माइनस कितना होता है फ़ारेनहाइट का 32 अपॉन 180। तो यहाँ से टी एक्स कितना दिया है -95 माइनस टी स्टार्टिंग दिया कितना दिया है ये, यानी कि -15 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 50 70 80, ठीक है। तो टी एफ -32 अपॉन 180। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इस टी एफ की वैल्यू आ जाएगी, और ये शायद इतनी निकल के आती है 1 -1 है ना, ये निकल के आती है। देखो सिंपल सवाल था, मैंने आपको यहाँ पे कंसेप्ट बता दिया। अब कैसा भी सवाल आ जाए आप करके आ जाओगे। ओके आगे बढ़ते हैं, चलो। तो ये था, यहाँ पे 180 नहीं है, ये आंसर हो जाएगा ना। हाँ अब देखो कोई भी जो अपने पास मटेरियल होता है, ठीक है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एज ए स्प्रिंग की तरह जुड़े होते हैं, और जब मैं इसको हीट देता हूँ
ठीक है, मैं इसको हीट दे रहा हूँ तो ये क्या हो जाता है, उनकी जो लेंथ है, डायमेंशन है, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है सभी डायरेक्शन में। वो यहाँ पे एल लेंथ में भी, विड्थ में भी और हाइट में भी इंक्रीज हो जाती है। ये आपको याद रखना है, जब भी अपन किसी को हीट करते हैं मटेरियल को तो क्या हो जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है इनका। तो यहाँ से शुरू करते हैं अपना एक्सपेंशन। एक्सपेंशन 3 टाइप के होते हैं, दैट इज लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन में क्या होता है कि कोई रॉड है लीनियर में, या कोई भी मटेरियल जो लीनियर में है, अगर मैं इसको हीट करता हूँ तो उसकी लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो ये अपने पास एक रॉड थी, ठीक है, ये रॉड है, और यहाँ से ये क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, ये इंक्रीज हो गई, और पहले लेंथ थी जो यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ, ये जो लेंथ थी दैट इज एल थी इनिशियल, फिर ये जो लेंथ हो गई, ठीक है, ये कितनी हो गई, एल प्लस डी एल, कितनी हो गई, डी एल। कब, जब ये अपने पास टेम्परेचर क्या था, टी प्लस डी टी, मैंने टेम्परेचर दिया, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना था बताओ, यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो था अपने पास टी। जब टी टेम्परेचर पे जो लेंथ थी वो एल थी, ठीक है, एल नॉट मान लेते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और जब मैंने डी टी प्लस डी टी यानी कि थोड़ा और टेम्परेचर दिया, तब इसकी लेंथ क्या हो गई, एल नॉट प्लस डी एल, और डी एल ये लेंथ हो जाएगी, है ना, ये अपने पास लेंथ क्या हो जाएगी, डी एल। ये अपने पास जो लेंथ है डेट इज डी एल। समझ में आया क्या? तो ये यहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन हो गया यहाँ पे, जब मैंने इसको हीट किया। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये बात है कि जब मैंने इसको हीट किया तो यहाँ पे ये लो है, इन्होंने देखा गया कि जो अपने पास फ्रैक्शनल है डी एल, ये क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये टर्म्स क्या है, फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट इन लेंथ। ठीक है, ये फ्रैक्शनल जो इंक्रीमेंट इन लेंथ, वो सबसे पहले तो प्रोपोर्शनल टू डी टी के, जितना टेम्परेचर दिया उसका फ्रैक्शनल ज़्यादा होगा, जितना टेम्परेचर दोगे फ्रैक्शनल जो चेंज है वो इंक्रीमेंट है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो तो अपने पास जो आता है निकल के, दैट इज डी एल अपॉन एल इज इक्वल टू एल्फा डी टी। ठीक है, एल्फा डी टी आता है, और यहाँ से डी एल हो जाता है अपने पास एल एल्फा डी टी। ये अपने पास फॉर्मूला निकल के आता है, वेयर एल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, है ना, एक्सपेंशन। ये एल्फा क्या है यहाँ पे, लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। और आपको याद रखना है कि जो ये अपन को दिया है दैट इज फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट इन लेंथ है, और वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ से ये अपन को निकल के आता है। ये क्या बात आपको समझ आई? यहाँ पे एल नॉट मान लेता है ना, क्योंकि इनिशियल अपने एल नॉट मानी थी, बस ये आपका है ना, यहाँ पे एल नॉट है। तो जब एल नॉट थी तो अपने पास लीनियर एक्सपेंशन ये निकल के आया। ठीक है, और इसमें और देखे तो ध्यान से देखो क्या कि डी एल अपॉन एल, ठीक है, वो क्या था अपने पास, एल्फा डी टी। अब मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन कर देता हूँ। ठीक है, इनिशियल में अपने पास एल नॉट थी, फिर अपने पास एल वन थी, एक बार अपन एल ही मान लेते हैं ना ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे, एल वन और एल टू में एल वन थी, फिर एल टू, टेम्परेचर टी वन से टी टू तक गया था, है ना। ये इसका क्या हो जाएगा बताओ, एल एन एल, बताओ ये हो जाएगा एल वन एल टू इज इक्वल टू अल्फा कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास टी टू माइनस टी वन, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। यहाँ से हो जाएगा, ये माइनस करूँगा तो मेरे पास एल एन एल टू अपॉन एल वन एल्फा, इसको डेल्टा टी लिख देते हैं, है ना, चेंज है। तो यहाँ से अपने पास जो एल टू निकल के आ रहा है, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ ई की पावर एल्फा डेल्टा टी, ये अपने पास निकल गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये बात समझनी है कि जो यहाँ पे एल्फा है वेरी स्मॉल है, होता है ना, वेरी स्मॉल है, तो जो एल्फा यहाँ पे वन प्लस, सॉरी, जब अपने पास, मैं यहाँ पर कंसेप्ट बता देता हूँ थोड़ा सा एक्सपेंशन वाला, जब स्मॉल है तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा नोट करके बता देता हूँ, चेंज करके, कि ई की पावर एक्स वन प्लस एक्स लिख सकते हैं व्हेन एक्स इज वेरी लेस, वेरी स्मॉल, है ना, इतना हो तो अपने पास ये अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ई की पावर में क्या लिख दूंगा बताओ, इसको मैं लिख दूंगा, क्या लिखूंगा बताओ, एल टू इज इक्वल टू एल वन वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। बस यहाँ से ये अपन को निकल के आंसर आ गया, ये अपने पास हुआ है। समझ में आई क्या बात? तो ये अपने पास लीनियर एक्सपेंशन कितनी लेंथ हो गई,
ये अपने पास जब हीट की मैंने डेल्टा टी, तब यहाँ पे L2 आ गई, ठीक है। और यहाँ से फ्रैक्शनल परसेंटेज चेंज भी लिख सकते हो। कैसे? ये अपने पास हो जाएगा, यहाँ पे आगे लिखा देता हूँ मैं, देखो मैंने ये लिख दिए सारी चीज़ें, तो यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ। अपने पास L2 कितनी निकल के आई? L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, L2 आ जाएगी ये L1 प्लस L1 अल्फा डेल्टा टी, ये इस तरफ जाएगा तो L2 माइनस L1, नीचे आ जाएगा तो ये L1 हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी, है ना। ये आ गया अपने पास परसेंटेज चेंज। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से, ठीक है, 100 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये अपने पास आ जाएगा परसेंटेज चेंज, है ना, लेंथ इन परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज इन लेंथ इजिकल टू, आप डायरेक्ट लिख सकते हो अल्फा डेल्टा टी इंटू 100। अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो आप 100 से मल्टीप्लाई करके अल्फा इंटू डेल्टा टी से आप आंसर निकाल सकते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने ये बता दिया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पे ये देखो, एक तो याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है, ये कैसे आता है, ये अपने पास हो गया, ये मैंने आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ से ये अपने निकाल दिया परसेंटेज चेंज भी, बस आपको इतना याद रखना है। अब ये तो अपने पास लीनियर, अब एरियल भी हो सकता है। अगर अपने पास कोई सीट है तो वो 2 डायमेंशन में जाएगी ना। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि ये अपने पास सीट है, ठीक है, तो ये अपने पास 2 डायमेंशन में जाएगी, ये ऐसे फैल जाएगी। बताओ ये बात समझ में आई क्या है? ऐसे फैल जाएगी कि नहीं बताओ? मैं ऐसे ही रैंडमली बना रहा हूँ, आप समझ लेना। तो यहाँ पे पहले इनिशियल थी इतनी, अब ये एक्स्ट्रा आ गई, तो इसका जो एरियल एक्सपेंशन है सिमिलर वही है। मैं आपको बता देता हूँ फटाफट कि यहाँ पे जो ये DA/A है ना, वो प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी होता है। तो यहाँ से जो DA/A निकल के आता है वो अल्फा डेल्टा टी। और यहाँ पे जो ये अल्फा नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे अल्फा नहीं होता है, यहाँ पे आता है बीटा, ठीक है। और बीटा क्या यहाँ पे बताओ? यहाँ से मैं एक बार लिख देता हूँ, ये हो जाएगा A बीटा टी, ठीक है, वेयर बीटा इज अ कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, है ना। एरियल एक्सपेंशन का ये क्या है? कोफिशिएंट है, यहाँ से निकल के आता है। अब यहाँ से देखो ये और चीज़ है कि अपने पास क्या निकल के आया? DA/A इजिकल टू बीटा dt। सिमिलर है, आप इंटीग्रेशन करोगे तो अपने पास वही आ जाएगा, दैट इज A2 A1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। एक तो ये निकल के आता है। यहाँ पे एक और फॉर्मूला मैं समझा देता हूँ कि जो यहाँ पे बीटा है वो 2 अल्फा के इक्वल होता है। कैसे होता है वो बता देता हूँ, यहाँ पे प्रूव करते हैं। चलो, ये अपने पास पता है कि एरिया होता है दैट इज लेंथ इंटू विड्थ होती है। लेंथ क्या हो जाएगा अपने पास? L0, सॉरी ये अपने पास L0 मान देते हैं ना, इनिशियल एरिया। एक बार ऐसे करता हूँ, ये अपन A1 मान लेते हैं, 1 1 मान लेते हैं, है ना। A2 क्या हो जाएगा अपने पास? L2 B2, दोनों डायमेंशन में यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ से A2 जो L2 बनेगा दैट इज L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बनेगा। और अपने पास जो B1 बनेगा दैट इज B2 बनेगा B1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बनेगा। इनका दोनों का प्रोडक्ट होगा, है ना, A2, वो क्या हो जाएगा? ये L1 B1 तो हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर बन जाएगा। तो आपको पता है कि अल्फा टी बहुत छोटा है, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट लगता है, कंसेप्ट में वापस बता देता हूँ, वैसे कई बार बताया हुआ है कि 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो इसको 1 प्लस nx लिख सकते हैं जब x की वैल्यू बहुत छोटी हो, है ना, 1 से बहुत छोटी हो तो अपन ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फा डेल्टा टी ये बहुत छोटा है 1 से, तो यहाँ पे अपने पास मैं इसको यहाँ पे ये अपने पास हो गया A2, ये हो गया A1, ठीक है, 1 प्लस ये अपने पास 2 आ जाएगा अल्फा डेल्टा टी। तो आप ध्यान से देखना, यहाँ से ये जो बना ये एक्चुअल में कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो ये बीटा इक्वल टू 2 अल्फा आता है ना, ये अपने पास निकल के आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जब अपने पास सिमेट्रिक होता है एक्स सॉरी लेंथ में और विड्थ में, तो अपने पास जो निकल के आता है बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, याद रखना है बस। तो यहाँ से निकल के आ गया। और वॉल्यूम एक्सपेंशन, है ना, वॉल्यूम में अपने पास हाइट विड्थ सब हो जाएगी। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो dV/V होता है वो गामा डेल्टा टी होता है ना। तो यहाँ से भी आप सॉल्व करोगे तो V2 इक्वल आ जाएगा V1 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और यहाँ से सिमिलर गामा आता है अपने पास 3 अल्फा, ये निकल के आता है। ये फॉर्मूला बस याद रखना है ना।
सिंपल है, यहाँ से अपने पास जो डी वी आ जाएगा निकल के वो आ जाएगा गामा वी डेल्टा टी। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको मैंने बता दिए। आगे बढ़ते हैं अब, चलो ठीक है। अब आते हैं अपन डेंसिटी। देखो डेंसिटी एक है, जैसे कि अपन हीट करते हैं, अगर हीट कर रहे हैं तो हीट करने पर जो अपने पास लीनियर एक्सपेंशन है, लेंथ है वो भी बढ़ रही है, ठीक है, और एरिया है वो भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम है वो भी बढ़ रहा है। लेकिन डेंसिटी क्या होती है अपन जानते हैं, डेंसिटी होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अपन जब कितनी भी हीट करो मास तो वही रहने वाला है, मास वही रहने वाला, लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, ρ1 इजिकल टू m1 अपॉन v1, और ρ2 क्या हो जाएगा बताओ, ρ2 हो जाएगा अपने पास m2 अपॉन v2, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू अगर मैं दोनों का रेशियो लेता हूँ ρ2 अपॉन ρ1 का, तो यहाँ से अपने पास m1 m2 तो इक्वल होंगे, कैंसिल हो जाएगा, इन्वर्सली है तो यहाँ पे v1 अपॉन v2, तो v1 ये रहा और v2 अपन ने अभी निकाला था 1 प्लस गामा डेल्टा टी। यहाँ से v1 से v1 कैंसिल तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ρ2 निकल के आता है ρ1 अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये निकल के आता है अपने पास, बताओ क्या निकल के आता है, डेंसिटी, है ना। तो आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ये वैल्यू अपने पास बढ़ेगी और इस पूरी की वैल्यू जो अपने पास डिक्रीज होगी, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे वही लिखा दिया मैंने ना। आगे बढ़ते हैं, ये रिलेशन अपन को याद रखना है, अल्फा 2 टाइम्स इस तरफ आ जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एडवांस का सवाल है, जे एडवांस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे बच्चे क्या समझते हैं इस सवाल को देख के कि अपन को पता है कि इसका जो एरिया है वो बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को ये पता है कि लेंथ तो बढ़ेगी, है ना, स्क्वायर प्लेट की जो साइड है वो तो बढ़ेगी, ये लेंथ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि द स्क्वायर मेटल प्लेट हैविंग द होल सेंटर ऑफ द हीटेड यूनिफॉर्मली ऑन द डायमेंशन ऑफ प्लेट हीटिंग लेंथ इंक्रीज रेडियस। बस यहाँ पे अपन एक रेडियस देखनी है और लेंथ देखनी। तो लेंथ का तो अपन जानते हैं कि लेंथ तो बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे रेडियस का देखना है। तो अपन बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं कि ये अगर फैलेगी तो यहाँ पे रेडियस कम होगी और लेंथ बढ़ेगी। तो यहाँ पे बच्चे बहुत सारे ये करके आ जाते हैं, ये ऑप्शन ठीक है, जो कि गलत ऑप्शन है। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे जो रेडियस है ये क्या है, यहाँ पे ये जो सर्कमफ्रेंस है वो लेंथ है, ठीक है। और अपन जानते हैं कि जब हीट करते हैं तो लेंथ में हमेशा इंक्रीमेंट होता है, तो जब ये इंक्रीमेंट होगा तो ये फैलेगा, और फैलेगा तो इसका मतलब लास्ट में कैसे बनेगा बताओ, ये लास्ट में ऐसे बनेगा, ये बढ़ जाएगा एरिया और यहाँ पे रेडियस भी बढ़ जाएगी। यानी इस केस में जो लेंथ भी इंक्रीज होगी और रेडियस भी इंक्रीज होगी, दोनों ही इंक्रीज होंगे। बस यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा। ये जेई एडवांस का सवाल था, आपको याद रखना है, कहीं ना कहीं आपको ये सवाल दे भी सकते हैं जेई मेंस में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़े, चलो और क्या बोला गया है कि सॉलिड मेटेलिक क्यूब हैविंग टोटल सरफेस एरिया 24 क्यूब अपन दिया है ना, क्यूब दिया और इसका ये दिया, यानी कि अपन को पता है कि ए क्यूब होता है कितना 24, है ना। ये सही लिखा है क्या, सिर्फ सॉलिड मेटेलिक क्यूब हैविंग टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा कम, अपन को पता है कि एक क्यूब है ना, यहाँ पे चेंज कर देते हैं पेन को, अपने पास एक क्यूब है, इसकी क्यूब की सरफेस कितनी होती है 6 होती है, 6 सरफेस इंटू एक सरफेस का एरिया ये है, और ये अपन को कितना दिया है 24 दिया है। तो यहाँ से अपने पास 4 और ए की वैल्यू यहाँ से आ गई 2 मीटर। बस अपन को ये दिया, अपन को यहाँ से अपन 2 मीटर साइड निकाल दिया ना। और क्या बोला है कि इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 10, यानी कि 10 डेल्टा टी अपन को दिया है 10 डिग्री सेल्सियस। अब केल्विन में भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चेंज है, चेंज मैंने आपको बताया केल्विन में हुआ है, डिग्री सेल्सियस में वो सेम ही रहता है। कैलकुलेट द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना, कि अपन को वॉल्यूम में कितना क्यूब इंक्रीमेंट होगा, अपन को अल्फा दिया है। तो आप जानते हो वॉल्यूम V2 इजिकल टू V1 1 प्लस गामा, गामा की वैल्यू अपन ने देखी 3 अल्फा होती थी और डेल्टा टी हो जाएगी। बस अल्फा दिया है, डेल्टा टी दिया है, V1 दिया है, V1 इसका कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा अपने पास 2 की पावर क्यूब, यानी कि 8 हो जाएगा, है ना, 8 हो गया। वैल्यू पुट कर देना, सॉल्व कर देना, आंसर आपके पास ये आ जाएगा 1 पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़े क्या, चलो। तो ये था अपने पास सवाल। अब देखो, अब अपने पास एक सवाल है कि अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, है ना, इसको रोटेट करता हूँ, तो क्या लिखा है कि द रोड रोटेट अबाउट द एंड ऑफ सोन, फाइंड परसेंटेज इंक्रीमेंट इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन हीटिंग लेंथ इंक्रीज बाय 1%।
अगर मैं 1% इंक्रीज कर दूं लेंथ को, है ना, हीटिंग बाय से 1% लेंथ इंक्रीज हो जाती है, तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले तो आपको मैंने समझाया था रोटेशन मोशन में, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो वन एंड के पॉइंट के अबाउट होता है, दैट इज ml²/3। एक्चुअली में ये सवाल तो इस चैप्टर का नहीं है, ये यूनिट एंड डायमेंशन का है, क्योंकि वहाँ पे अपन पढ़ेंगे। वैसे आपको ये चैप्टर मैंने पढ़ाया नहीं है, और ये मैं जैसे ये लेक्चर खत्म हो जाएगा मैं आपको ये पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो ये आप टेंशन मत लेना कि यहाँ पे क्या है, तो बस आपको ये समझना है कि अगर मुझे इसमें परसेंटेज चेंज देखना है ना, तो पहले ये क्या करूँगा, पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, है ना, चेंज देखूंगा, तो चेंज आ जाएगा I इजिकल टू, ये तो अपने पास m/3 तो कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा 2L डेल्टा L, ये हो जाएगा। और इसमें मैं डिवाइड करता हूँ I को, है ना, m/3 L², I को डिवाइड करता हूँ, ध्यान से देखना, ये अपने पास बन जाएगा I/I इजिकल टू, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, ये से ये कैंसिल, एक यहाँ से यहाँ कैंसिल, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया 2 × डेल्टा L/L। यानी कि अगर आप लेंथ में परसेंटेज, अब मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, तो अगर परसेंटेज यहाँ से क्या निकला गया आ जाएगा, देखो डेल्टा I/I × 100 तो इजिकल टू 2 × डेल्टा L/L × 100, है ना। तो ये किस में है, परसेंटेज चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजिकल टू 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ, है ना, ये हो जाएगा लेंथ। तो बस अपन को लेंथ में कितना दिया है, 1% दिया है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कितना हो जाएगा 2%, ठीक है, तो यहाँ पे ये 2% हो जाएगा ना, सिंपल सवाल था। तो जब भी ऐसे सवाल आए, परसेंटेज एक दिया है दूसरे का निकालना है, फॉर्मूला देखो ऐसे, एक तो मेथड ये है। आप दूसरा क्या कर सकते हो कि जब अपन को कोई कांस्टेंट दिया है, कोई भी चीज़ कांस्टेंट दी है, उसको भूल जाओ, बस आप क्या करो, जैसे मुझे इसमें दिया है, तो इसका मुझे अगर डायरेक्ट परसेंटेज लिखना है I का, तो वो इसकी पावर को आगे ला दो जो वेरिएबल है अपन को, ठीक है, परसेंटेज चेंज L में लिख दो, बस सिंपल है ना। यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन में अपन मैं समझा दूंगा कैसे, बस आपको यहाँ पे ये समझना है ना। तो ये सवाल ऐसे होता है, बस इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ 2, है ना, 2 आ गया। अब अपन को वही है सवाल कि लेंथ में इतना दिया है, तो अपन को फॉर्मूला दिया है ना, तो टाइम पीरियड में कितना हो जाएगा। तो देखो टाइम पीरियड में वापस मैंने बताया कि जो कांस्टेंट है उसको भूल जाओ, है ना। अब इसकी पावर वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल L है, तो इसकी पावर कितनी 1/2 आगे ले लो, और परसेंटेज चेंज इन L आ जाएगा बस। तो L में कितना दिया है, L में 1% दिया है, तो इसमें आधा हो जाएगा 0.5। तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, है ना। तो ये मैंने आपको हिंट बता दी। अब ये अपने पास एक और है कि 2 रॉड है, ठीक है, जिसका L1 लेंथ है, L1 ये दिया अपन को, हैविंग कोफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन L1 जॉइन टुगेदर द फॉर्म, और अपन को ये दिया है, तो अपन को इक्विवेलेंट कोफिशिएंट, इस पूरी रॉड का अपन को इक्विवेलेंट कोफिशिएंट लिखाना है। आपको पता है कि 2 रॉड है ना, आगे कर लेते हैं। ये अपने पास 2 रॉड है, ठीक है, यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, ये अपने पास 2 रॉड, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद, है ना, T टेम्परेचर, ये मान लो कि T टेम्परेचर था, अब मैंने DT कर दिया टेम्परेचर, तो इसके बाद थोड़ी ये इंक्रीमेंट हुई होगी, ठीक है, ये भी इंक्रीमेंट हुई होगी, तो अपने पास जो फाइनल आ जाएगी लेंथ, है ना, L नेट इक्विवेलेंट, है ना, वो क्या आ जाएगी डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 आ जाएगी। सही लिखा है। ये क्या लिखूंगा मैं, आपको पता है कि ये हो जाएगा अपने पास L इक्विवेलेंट, अल्फा इक्विवेलेंट और डेल्टा T, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये अपने पास हो जाएगा L1 अल्फा1 डेल्टा T प्लस अल्फा2 L2 डेल्टा T। तो यहाँ पे डेल्टा T से डेल्टा T तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इक्विवेलेंट यानी कि अल्फा इक्विवेलेंट आ जाएगा अपने पास अल्फा1 L1 प्लस अल्फा2 L2 अपन L इक्विवेलेंट कितनी है, L1 प्लस L2, बस ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आंसर, देखो सिंपल सवाल था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। अब एक और सवाल है, क्या बोला है कि रॉड इज लाइंग फ्रीली ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, फ्रीली पड़ी एकदम, और थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन फाइंड करनी है। वैसे मैंने इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ा दिया, स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होती है, जब अपन दोनों इसको रॉड को कभी खींचते या स्ट्रेस ऐसे कंप्रेस करते हैं, तो उसके अंदर एक स्ट्रेस आ जाता है, और उसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रेन आ जाती है ना। द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड ए स्ट्रेन, है ना। तो ये था अपने पास प्रोड्यूस रॉड, तो अपन को जब हीट करते हैं डेल्टा T से, मेरे को बताना है कि कितना होगा, है ना। तो देखो कैसे, देखो ध्यान से, ये अपने पास एक रॉड है जिसका अपन को लेंथ L और अल्फा दिया है। अब बहुत सारे बच्चे, अपन को पता है कि हीट कर दिया है ना, इसको हीट करके ये लेंथ इंक्रीज हुई होगी। अब ये लेंथ इंक्रीज हो गई तो इसकी लेंथ L प्लस DL बनी होगी कुछ ना कुछ, और किस टेम्परेचर पे, DT पे। और ध्यान से देखना, ये जो लेंथ है
ये नेचुरल लेंथ पे है ना, ये नेचुरल लेंथ पे, ये किस पे है, नेचुरल लेंथ पे। पहले भी नेचुरल पे थी, अब भी नेचुरल लेंथ पे है। नेचुरल कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई स्ट्रेस है ही नहीं। ध्यान से देखना, अब हीट करूंगा तो अपने आप ये फैल जाती है ना, इसके अंदर ऐसे कोई स्ट्रेस नहीं आता है, तो इसमें जो स्ट्रेस हो जाता है वो कितना हो जाता है, 0। आपको याद रखना है कि जब यहाँ पे फ्रीली पड़ी है और फ्रीली ये एक्सपेंशन हुआ है, तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लगा है, तो अंदर कोई फोर्स ही नहीं होगा, बस यहाँ पे इन पार्टिकल के बीच में एक्सपेंशन हुआ है, तो यहाँ पे ये लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, लेकिन यहाँ पे अंदर स्ट्रेस कितना है, 0 है। यहाँ पे स्ट्रेस कितना है, 0 है। तो थर्मल जो स्ट्रेस होगा वो 0, और अगर स्ट्रेस 0 है तो यहाँ पे स्ट्रेन कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इज इक्वल टू गामा था, और ये 0 हो गया तो ये ऑब्वियसली 0 हो जाएगा ना, तो ये आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन होता है वो 0 होता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, अगर हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको क्या करता हूँ, इस दीवार के बीच में रख देता हूँ ना, ये अपने पास आंसर आ गया। अगर मैं इस दीवार के बीच में रख दूँ, फिक्स कर दूँ, तब इसके अंदर स्ट्रेस आएगा। क्यों? क्योंकि अब मैं हीट करूँगा, है ना। अब जब मैं हीट करूँगा तो इसमें हीट की वजह से इसमें एक्सपेंशन होना चाहिए, लेकिन जब ये एक्सपेंशन नहीं हो पाएगी तो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दीवार है, ये क्या होना चाहिए, एक्सपेंशन, है ना। यहाँ पे इनके बीच में क्या आना चाहिए, एक्सपेंशन। तो ये क्या लगाएगी, इसके ऊपर फोर्स, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, तो इसके ऊपर वॉल क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। तो इस फोर्स की वजह से यहाँ पे स्ट्रेस आ जाएगा, है ना। तो स्ट्रेस अपन लिखते थे, स्ट्रेस क्या था बताओ, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया अपन को पता ही है, तो यहाँ से अपन जब निकालते हैं आंसर तो अपने पास आ जाता है, ये निकल के आता है आंसर। और ये कैसे आता है वो मैं बता देता हूँ, है ना। यहाँ पे अपन को क्या दिया है, एल अल्फा दिया है, एरिया अल्फा टी। सर ये तो ऑप्शन के है ना, एक बार इसको इस तरफ करते हैं। तो अपन को क्या लिखना है, स्ट्रेस लिखनी है और स्ट्रेन लिखनी है। एक क्वेश्चन अलग हो गया क्या, हाँ ये क्वेश्चन अलग है। अपन को क्या बोला है कि मेटेलिक रॉड फिक्स बिटवीन टू रिजिड रॉड, है ना। ये थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन अपन को फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे बताओ, पहले तो अपन क्या फाइंड करते हैं, स्ट्रेन फाइंड करते हैं ना। इसमें स्ट्रेन कैसे फाइंड करेंगे, देखो अपन को पता है कि जो स्ट्रेन होती है वो होती है अपने पास डेल्टा एल अपॉन एल, जहाँ पे ये जो एल है वो क्या है, नेचुरल, है ना, नेचुरल लेंथ है। तो ये नेचुरल लेंथ है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, डेल्टा एल क्या लिखते थे बताओ, डेल्टा अपन लिखते थे वो अपन लिखेंगे एल्फा L1 डेल्टा टी अपॉन, क्या ये लिखते थे ना इनिशियल में, और ये अपन लिखते थे L1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से ये अपने पास L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये L1 से L1 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जो स्ट्रेन आती है दैट इज एल्फा डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। और अपन जानते हैं कि एक तो ये आ गया, और दूसरा क्या जानते हैं अपन बताओ, कि जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है वो गामा होता है। तो यहाँ से जो सिग्मा आता है दैट इज गामा एप्सिलॉन, है ना। तो एप्सिलॉन सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी दैट इज स्ट्रेस, ठीक है, थर्मल वो आ जाएगा गामा एल्फा डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये आ जाएगा। और यहाँ से आपको फोर्स भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि कितना फोर्स लगा, तो अपन जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स आ जाएगा अपने पास एरिया गामा एल्फा डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस एल्फा, थोड़ा सा इसको सही से लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा अपने पास फोर्स इंटू एरिया, यानी कि एरिया इंटू सिग्मा। तो यहाँ पे एरिया सिग्मा की वैल्यू कितनी है, गामा एल्फा डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये अपने पास फोर्स निकल के आएगा वॉल के द्वारा, और अपन ने ये स्ट्रेस निकाल दिया, और ये स्ट्रेन आती है ना, ये निकल के आता है आंसर अपने पास। देखो ये निकल के आ गया ना, ये फोर्स भी पूछ ले इस वॉल के द्वारा तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये था अपने पास एक्सपेंशन। तो यहाँ पे जो एक्सपेंशन का था चैप्टर, जो तीनों कंसेप्ट थे, ठीक है, वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। जिसमें अपन ने पहले क्या पढ़ा, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, और लास्ट में कौन सा पढ़ा, वॉल्यूम एक्सपेंशन। तीनों केस देखिए, और अपन ने जब लास्ट वाले ये जो फॉर्मूले ये अपन ने देखे 2 क्वेश्चन, आपको इसमें मेन इंपॉर्टेंट ये बात याद रखनी है कि जब फ्रीली पड़ी है तो इसमें कोई स्ट्रेस और स्ट्रेन नहीं होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे वॉल के ऊपर है तो अपने पास स्ट्रेस और स्ट्रेन आते हैं, कितने आते हैं, ये आते हैं, है ना। फोर्स भी आपको मैंने बता दिया। आगे बढ़े, चलो अब आते हैं अपन कैलोरीमेट्री पे। आज का जो लास्ट इस जो पार्ट है अपने पास हीट का फर्स्ट पार्ट, इसका जो लास्ट टॉपिक है दैट इज कैलोरीमेट्री। फिर अपना नेक्स्ट पार्ट में अपन क्या हीट ट्रांसफर के टाइप पढ़ लेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री का सिंपल एक प्रिंसिपल है कि जहाँ से हीट लॉस हुई है तो किसी न किसी की हीट गेन हुई होगी, ये बात आपको याद रखनी है। सिंपल है, इसका एक ही कंसेप्ट है,
ये कंसेप्ट है कि अगर कहीं से लॉस हुई है ना, लॉस्ट हुई है, तो वो कहीं ना कहीं गेन हुई होगी, है ना। बस ये आप कह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 40 डिग्री है और ये अपने पास 10 डिग्री है, तो 40 डिग्री सेल्सियस पे 10 डिग्री, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, हीट यहाँ पे क्या होगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगी। और कब तक फ्लो होगी बताओ, जब तक कि इनके दोनों के टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते, है ना, जब तक कि इन दोनों के टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते, यानी कि जितनी यहाँ से हीट लॉस हुई है ना, यहाँ पे हीट लॉस्ट हुई है, वो यहाँ पे गेन के इक्वल हो जाएगी, है ना। जितनी इसने हीट गेन की वो कहाँ से आई, यहीं से आई, तो यही है अपने पास कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल। बस तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि जब अपन मिक्स करते हैं ना, कि जब हॉट बॉडी इज मिक्स विद द कोल्ड बॉडी, बोथ बॉडीज विल कम टू कॉमन टेम्परेचर, ना, लास्ट कॉमन टेम्परेचर पे आ जाते हैं, सच दैट हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी। यानी कि जो हॉट बॉडी है वो जितनी हीट लॉस करता है वो गेन करता है कौन, कोल्ड बॉडी। सिंपल प्रिंसिपल है ना, तो यहाँ पे वही आपको याद रखना है। इसका एक्सपेरिमेंट भी आपने देखा होगा, आइस क्यूब है, वाटर है, ठीक है, फिर ये इसको थोड़ा सा मिलाने के लिए होता है, तो ताकि टेम्परेचर सही से अपन मेजर कर सके, और यहाँ से मेजर के लिए बस, तो यहाँ से वही दिया होता है, आपने देखा होगा ना। तो यहाँ पे अब समझते हैं, कुछ टर्म्स समझते हैं ना, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो समझ लेते हैं। तो पहला टर्म है अपने पास स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट यहाँ पे ध्यान से एक बार सुन लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये जो टर्म्स है वो समझ में नहीं आते। मैं आपको अच्छे से एकदम क्लियर वे में समझाऊंगा। क्या बोला गया है कि स्पेसिफिक जो हीट होती है वो, जैसे अपन ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था मोलर स्पेसिफिक हीट, यहाँ पे भी मैं बता दूंगा। मोलर स्पेसिफिक हीट में अपन ने देखा कि एक मोल को, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस राइज कराने के लिए, ठीक है, एक मोल गैस को 1 डिग्री सेल्सियस राइज कराने के लिए जो अपन ने हीट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, उसको अपन बोलते थे मोलर स्पेसिफिक हीट। तो वहाँ पे सिंपल यही कंसेप्ट है कि अगर एक मास, यूनिट मास, कहने का मतलब 1 kg मास का टेम्परेचर अगर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो इसकी होती है मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा की जो होता है वो होता है ms डेल्टा टी, ठीक है, और S तीनों के लिए अलग अलग होता है, आइस, वाटर, स्टीम के लिए अलग अलग होता है ना। तो यहाँ पर वही लिखा है कि इट इज अ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, है ना, सिंपल लैंग्वेज है। तो स्पेसिफिक हीट होती है 0.5 आइस के लिए कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, है ना, और वाटर के लिए होती है 1, और इसके लिए होती है 0.47। ये आपको याद रखनी है ना, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये आपको याद रखना है। ये कैलोरी में है, और अगर आपको मान लो चेंज करना है मुझे वाटर का, है ना, अगर वाटर का जूल में चेंज करना है तो 1 कैलोरी कितना होता है, 4.2 जूल, सही है, 4.2 जूल। और ग्राम को अगर मुझे केजी में चेंज करना है तो केजी में के, और ये केजी हो जाएगा नीचे पर डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे आप टेम्परेचर है वो डेल्टा टी है, तो आप यहाँ पे डिग्री सेल्सियस लो या डिग्री केल्विन लो, सॉरी डिग्री नहीं होता, केल्विन लो, है ना, यहाँ पे डिग्री केल्विन नहीं होगा, केल्विन होगा, यहाँ पे केल्विन लो या डिग्री सेल्सियस लो, दोनों सेम ही रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे वही बात है। तो इसका जो अपने पास निकल के आता है, ये आता है 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, है ना, ये आता है निकल के, किस में, जूल में। जूल में अगर चेंज करना है तो 4200 जूल पर केजी पर केल्विन पर डिग्री सेल्सियस केल्विन, है ना, कहने का मतलब वही है। तो ये अपने पास स्पेसिफिक हीट आता है, फॉर्मूला ये आपको याद रखना है ये। और स्पेसिफिक हीट जो डिफाइन की गई है वो है कि अपने पास जो स्टेट है वो चेंज नहीं हो रही है। ये फॉर्मूला कब लगाना है, यहाँ पे 2 फॉर्मूले आएंगे हीट ट्रांसफर में, यहाँ पे हीट में अपन पढ़ेंगे, दैट इज, एक तो अपन स्टेट चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, और एक टेम्परेचर चेंज हो रहा है और स्टेट चेंज नहीं हो रही है, दोनों के लिए अलग अलग है। अपन तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक हीट। यहाँ पे जब ये फॉर्मूला अपन लिखेंगे तो ये फॉर्मूला किसके लिए लिखना है, आगे अगर पेज खाली हो तो अपन ने जो ये फॉर्मूला लिखा है डेल्टा Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T, ठीक है, दिस इज यूज फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, दिस फॉर्मूला लिख देते हैं, दिस फॉर्मूला वी कैन यूज व्हेन टेम्परेचर चेंज बट स्टेट कांस्टेंट, है ना। जब अपने पास स्टेट सेम है, ये आपको मैंने 2 कंसेप्ट याद रखने हैं, कि जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तभी ये फॉर्मूला यूज करना है, और स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए,
ठीक है, ये आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ से अपने पास जैसे अपने मोलर स्पेसिफिक हीट होता है 1 मोल को लिए, ये अपन ने पढ़ लिया था ना, सारी चीज़ें वहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में अच्छे से समझाई थी। अब अपने पास आता है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है, आप पहले रिलेट करो मोलर स्पेसिफिक हीट, सॉरी स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट सिर्फ 1 मास के लिए था, है ना, 1 अगर केजी के लिए मैं बात करूँ, ठीक है, 1 केजी के लिए अगर मैंने डिफाइन किया दैट इज स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो अगर m मास के लिए जो हो जाती है, m केजी मास के लिए, वो उसको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक सॉरी हीट कैपेसिटी। तो क्या हो जाएगी, 1 मास के लिए s थी, तो m मास के लिए कितनी हो जाएगी, m इंटू एस हो जाएगी, और इसको अपन बोलते हैं हीट कैपेसिटी। अब वही लिखा है कि वहाँ पे डेफिनेशन जो अपन ने लिखी थी, वहाँ पे सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ये कंप्लीट बॉडी आ रही है, वहाँ पे यूनिट मास आ रहा था, यहाँ पे कंप्लीट बॉडी। बाकी वही है कि हीट टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ कंप्लीट बॉडी बाय द 1 डिग्री सेल्सियस, है ना। ये तो डैश कितना आ जाता है अपने पास, ये तो अपने वहाँ पे क्या पढ़ा था, डेल्टा क्यू इजिकल टू एम एस डेल्टा टी। तो जो ये एम एस ही है, ये जो एम एस है, यही अपने पास एस डैश है। तो यहाँ से जो डेल्टा क्यू निकल के आया दैट इज एस डैश डेल्टा टी। तो यहाँ से अपने पास एस डैश आ जाएगा दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। क्या ये बात आपको समझ आई, ठीक है। तो ये निकल के आता है, ये आपको मिटा दें है ना, ये मतलब नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो यहाँ पे ये अपन ने पढ़ लिया स्पेसिफिक हीट। अब आता है अपने पास एक कंसेप्ट दैट इज लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट और कुछ नहीं, इसको हिंदी में बोलते हैं गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा मतलब खोई हुई उष्मा, कि अपन उष्मा तो दे रहे हैं, यानी कि हीट तो दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। वहाँ पे सिर्फ क्या चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है। तो इसी हीट को अपन क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल, है ना। तो यहाँ पे एल इज लेटेंट हीट हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे यूनिट मास को अपन जो हीट रिक्वायर्ड है ना, हीट रिक्वायर्ड है कब, जब इसका फेज चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं। तो यहाँ पे वो लिखा है लेटेंट हीट इज डिफाइंड एज द हीट ऑफ एनर्जी दैट एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग अ फेज डिफरेंस, फेज चेंज ऑफ द सब्सटेंस कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, है ना। तो ये जो फॉर्मूला है, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो अगर कांस्टेंट है और स्टेट है वो क्या है, वेरी कर रही है ना, चेंज हो रही है। यहाँ पे ये लिख देते हैं, चेंज हो रही है। तो जब आपको ये फॉर्मूला यूज में लेना है, समझ में आई क्या बात। तो यानी कि 2 टाइप की होती है, एक फ्यूजन की, एक होती है वेपराइजेशन की, है ना। तो यहाँ पे फ्यूजन की अपन को ऐसे लिखते हैं एल एफ से, और यहाँ पे वेपराइजेशन की एल बी से। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू होती है, एल एफ की वैल्यू होती है वो 80 कैलोरी पर ग्राम, यहाँ पे पर ग्राम होती है, और एल बी की होती है 44 कैलोरी पर ग्राम, है ना। ये आपको याद रखनी है दोनों की, ठीक है। अगर हमारे पास आइस से वाटर बन रहा है तो अपने पास ये फॉर्मूला यूज ले लेंगे एल एफ, और अगर हमारे पास वाटर से स्टीम बन रही है तब एल वी ले लेंगे, है ना। ये फॉर्मूला आपको सॉरी 2 वैल्यू आपको याद रखनी है ना। तो ये अपने पास 2 टाइप की होती है, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना। तो ये आपको याद रखना। आगे बढ़ें, तो यहाँ पे वही लिखा गया है लेटेंट हीट फ्यूजन की, जब अपने पास सारी चीज़ें ये लिख दी है, एक बार पढ़ लेना ना। ये अपने पास वैल्यू निकल के आती है, यहाँ पे लगभग अपन 4 कैलोरी मानते हैं ना, ये गलत मान लेना एक बार, है ना। अब अपने पास एक कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट निकल के आता है, वो आता है वाटर इक्विवेलेंट का। किसका निकल के आता है, वाटर इक्विवेलेंट। होता क्या है वो एक बार मैं समझा देता हूँ, यहाँ समझ जाते हैं ना, कि थोड़ा सा अपन इसकी इंक्रीज कर देते हैं, कि अपने पास एक सब्सटेंस है, ठीक है, जिसका मास m बॉडी है, इसका स्पेसिफिक s भी है, और इसको जो टेम्परेचर दिया है डेल्टा टी है। इसका जो टेम्परेचर अपन ने कितना दिया है, डेल्टा टी। अब इस मास का इक्विवेलेंट में, है ना, इस मास के इक्विवेलेंट में एक मैं वाटर लेता हूं, कितने मास का लूंगा, देखो ध्यान से, एक वाटर लेता हूं मैं, ठीक है, वाटर जिसका मास मुझे नहीं पता कितना रखूं। ध्यान से देखना मैं क्या समझा रहा हूं, वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है एक बार समझ लेना अच्छे से, कि एक अपने पास बॉडी है जिसका मास एम बी बॉडी है, ठीक है, स्पेसिफिक ये दिए और डेल्टा टी इसके पास टेम्परेचर चेंज किया है। तो अगर उतनी हीट मैं दूं, है ना, जिसको यहाँ पे डेल्टा क्यू दी है, उतनी ही हीट दूं, उतने ही टेम्परेचर चेंज में, उतने ही टेम्परेचर चेंज में, तो मुझे कितना मास वाटर का लेना पड़ेगा, दैट इज, इसको बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट।
यानी कि यहाँ से अगर मैं डेल्टा क्यू लिखूँ तो क्या लिखूँगा, एम वाटर का, एस वाटर का और डेल्टा टी। टेम्परेचर चेंज सेम करना है, हीट सेम देनी है, ठीक है। तो वहाँ से अपन को ये निकल के आता है, तो यहाँ से जो डेल्टा क्यू होता है ना, यहाँ से जो डेल्टा क्यू आ जाएगा वो एम बी, एस बी और डेल्टा टी। अब ये दोनों अपन को इक्वल करने हैं, क्या करने हैं, दोनों को इक्वल करने हैं। तो यहाँ से अपने पास निकल के आते हैं, ये निकल के आते हैं एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू डेल्टा टी इज इक्वल टू एम बी एस बी डेल्टा टी, ठीक है, ये निकल के आए। तो यहाँ से डेल्टा टी कैंसिल, तो यहाँ से अपने पास जो वाटर इक्वल निकल के आता है वो आता है एम डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बी एस बी अपॉन एस डब्ल्यू, ये निकल के आता है, ठीक है, ये अपने पास निकल के आता है ये। तो यहाँ पे कितना निकल के आया अपने पास, देखो ध्यान से, एम जो निकल के आया दैट इज एम बॉडी एस बॉडी अपॉन एस डब्ल्यू, लेकिन यहाँ पे तो ये फॉर्मूला लिखा गया है। अब ध्यान से देखो, जब मैं ये जो अपने पास ये दोनों यूनिट है, ये अगर एस और एस बी है, अगर वो दोनों यूनिट किस में है, कैलोरी में, कैलोरी पर ग्राम में, तो इस केस में आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इस केस में जो एस डब्ल्यू होता है वो कितना होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम होता है। तो 1 रखोगे तो अपने पास वही निकल के आ जाएगा। यानी कि आपको जब एस बी यानी कि बॉडी का जो स्पेसिफिक हीट है वो कैलोरी पर ग्राम में दी है, तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो वाटर इक्विवेलेंट का। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर विच वी एब्जॉर्ब इलेवेट, क्या लिखा है, इवॉल्व द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज डन बाय बॉडी इज राइजिंग और फॉलिंग थ्रू द सेम टेम्परेचर डिफरेंस, है ना, सेम टेम्परेचर डिफरेंस पे जो हीट अपन दे रहे हैं सेम दे रहे हैं, बस यहाँ पे अपन कितना अमाउंट लेना पड़ेगा, यानी कि रिप्लेस कर रहे हैं एक प्रकार से ना। तो ये याद रखना, यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने समझा दी। अब आता है हीटिंग कर्व। हीटिंग कर्व में ये है कि सिंपल है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे कुछ आइस है ना, यहाँ पे वाटर भी है, आइस भी और वाटर भी है, ठीक है। यहाँ पे वो समझते हैं अपन, ध्यान से देखना, इसका जो ग्राफ बनता है कि मान लो कि आइस है माइनस पहले 10 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर नहीं है, सिर्फ आइस ही है, ऐसे समझो कि इसमें सिर्फ आइस ही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हीट कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे माइनस डिग्री सेल्सियस पे इनिशियल पे थी, यहाँ पे हीट करूँगा तो इसका टेम्परेचर कहाँ पे आ जाएगा, 0 डिग्री पे, ऐसे आता है। फिर ऐसे आता है, मैं समझा देता हूँ सारी चीज़ें कैसे होगा, ये ऐसे आता है। तो यहाँ पे मैं सारे टर्म्स लिख देता हूँ कि ये है अपने पास आइस एट माइनस 10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, ये अपने पास आइस है, और यहाँ पे ये क्या है, आइस ही है एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। ध्यान से देखो, यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ है, इसका टेम्परेचर चेंज हुआ है, स्टेट सेम ही है। यहाँ से यहाँ तक ये अपने पास क्या बना, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे सिर्फ स्टेट चेंज हुई है, टेम्परेचर वही है। यहाँ पे वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ, वापस यहाँ से ये हो जाएगी स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, सिर्फ स्टेट चेंज हुई है, टेम्परेचर वही है। अब यहाँ पे जैसे मान लो कि यहाँ पे स्टीम आ जाएगी, स्टीम एट मान लो कि 120 डिग्री सेल्सियस, है ना, ये हो गया। अब वो आगे स्टीम बन गई, गैस बन गई। यहाँ पे सॉलिड था, फिर लिक्विड बना, फिर गैस बनी। तो देखो क्या हो रहा है, जब एक बार तो स्टेट टेम्परेचर चेंज हुआ, स्टेट चेंज हुई, टेम्परेचर स्टेट चेंज ये हुई, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मान लो ये पे ये अपने पास 100 डिग्री सेल्सियस और ये अपने पास 120 डिग्री सेल्सियस, है ना। ये जैसे जैसे हीट दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है पहले बटा, फिर एक स्टेट पे सिर्फ स्टेट चेंज हुई, एक पॉइंट पे स्टेट चेंज हुई, ठीक है, टेम्परेचर वही रहा, फिर वापस वही। तो इसमें फॉर्मूले कौन कौन से यूज़ करने वो बता देता हूँ। देखो इसके लिए आपको फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, डेल्टा क्यू इजिकल टू कौन सा आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा टेम्परेचर चेंज हुआ तो एम, ठीक है, एम किसका, आइस का, आई लिख देता हूँ, ये आइस का आ जाएगा, और डेल्टा टी ये इसमें ले लोगे। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला आएगा, इसके लिए फॉर्मूला आएगा अपने पास, ये आ जाएगा डेल्टा क्यू इजिकल टू एम किस कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, ये अपने पास एम एल और ये एल एफ आ जाएगा ना, मैंने आपको बताया था। इसके लिए क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू इजिकल टू एम
एस डेल्टा टी और ये वाटर क्या आ जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एल वी, मास क्या यहाँ पे वाटर का, यहाँ पे अपने मास ले लेंगे आइस का। समझ में आया क्या, ठीक है। और वापस यहाँ पे अगर मुझे लेना है तो डेल्टा क्यू हो जाएगा एम स्टीम, एस स्टीम और डेल्टा टी। बस ये फॉर्मूले आपको यूज़ में लेने हैं। मैं सारा ही ग्राफ समझा दिया, अच्छे से समझ लो। पहले क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, स्टेट सेम रहेगी, वापस स्टेट चेंज होगी, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, फिर टेम्परेचर चेंज होगा, फिर स्टेट चेंज हुई, फिर टेम्परेचर चेंज होगा। बस ये इसका कर्व आता है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अपन सवालों के थ्रू समझेंगे, ये मैंने सारी चीज़ें समझा दी, है ना। और यहाँ पे एक और बात समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये है कि जो ये स्लोप है ना, स्लोप के थ्रू इसकी जैसे मान लो जो थीटा है, तो अपन ध्यान से देखो, जो यहाँ पे अपन डेल्टा क्यू लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, एम एस डेल्टा टी। तो डेल्टा टी क्या आ गया, वो आ जाएगा डेल्टा क्यू बाय एम एस। तो यहाँ पे जो टेन थीटा है, यानी कि यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 1/ms इंटू डेल्टा क्यू। तो यहाँ से ये जो है अपने पास, दैट इज़ ये क्या है, स्लोप है। क्या है अपने पास, ये स्लोप है। तो ये स्लोप है, तो अपने पास जो टेन थीटा निकल के आता है, दैट इज स्लोप, वो कितनी निकल के आती है, 1/ms, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेन थीटा है वो प्रोपोर्शनल 1/s है। ये आपको फॉर्मूले याद रखना है ना, कि जितनी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा उसका स्लोप कम होगा, है ना, और इन्वर्सली है। तो यहाँ पे एक तो याद रखना है, और दूसरी ये बात कि जो इसकी लेंथ है ना, ये लेंथ यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ अपन ने लिखी, ये लेंथ मान लो x है, और जो लेटेंट हीट होती है ना, जो लेटेंट हीट होती है वो प्रोपोर्शनल टू x होती है। ये दोनों ही कंसेप्ट याद रखने हैं, ठीक है। ये और ये कंसेप्ट दोनों ही याद रखने हैं कि यहाँ पे जितनी लेंथ होगी ज़्यादा, वो L की वैल्यू ज़्यादा होगी, और यहाँ पे जितनी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगी उसमें स्लोप कम होगी। तो यहाँ पे वो इसी बेस पे सवाल है कि ध्यान से देखो, स्लोप इन दोनों में से किसकी ज़्यादा है, इस येलो वाले की ज़्यादा है। येलो वाले की स्लोप ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो कम होगी। तो S2 इज लेस देन S1, एक तो ये आ गया। और लेंथ दोनों में से किसकी ज़्यादा है, 2 की ज़्यादा है, तो L2 ज़्यादा होगा L1 से। बस ऐसा कोई ऑप्शन देख लो, कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, ये देख लो, S2 ज़्यादा है, सॉरी S1 ज़्यादा है, इसमें L2 ज़्यादा है। बस ये कंसेप्ट था। अब आते हैं अपन सवालों पे, ठीक है। इस सवाल कुछ है वो करके आज का लेक्चर है वो समाप्त करते हैं। सवाल क्या बोले, देखो ध्यान से। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 5 ग्राम ऑफ आइस एट -100 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट 120 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 5 डिग्री आइस एट -10 डिग्री स्टीम, ये अपन को दिया है। तो मुझे कितनी हीट रिक्वायर करनी पड़ेगी -10 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री। तो आपको पता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्या होगा इसमें। पहले तो अपने पास आइस होगी एट -10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। वो किस में चेंज होगी बताओ, वो चेंज होगी आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। फिर वो किस में चेंज होगा, वाटर में। तो यहाँ पे वाटर बनेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर यहाँ पे वाटर के बाद इसका टेम्परेचर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। फिर फेज चेंज होगी स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। फिर स्टीम अपना टेम्परेचर चेंज करेगी, ये यानी कि स्टीम एट 120 डिग्री सेल्सियस। ये चेंजेस आ रहे हैं, है ना, यही चेंजेस आ रहे हैं। बस यहाँ पे कितनी हीट रिक्वायर्ड है, यहाँ पे कितनी, ये टोटल अपने पास जो हीट रिक्वायर्ड है वो अपन लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं 1/, लिखता हूँ। तो यहाँ से अपन देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो डेल्टा Q1 कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा MS डेल्टा T लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ये आइस का लगाना पड़ेगा, आइस का वास ले लिया। फिर बताओ, फिर यहाँ पे डेल्टा Q लगाना पड़ेगा, और वो डेल्टा Q2 क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है, M आइस का L F का, ये लगा दिया। फिर यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, स्टेट टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो डेल्टा Q3 आ जाएगा अपने पास, M क्या हो जाएगा, वाटर है, तो वाटर S वाटर डेल्टा T। फिर वापस वाटर से स्टीम बन रही है, यानी कि स्टेट चेंज हो रही है, तो अपने पास जो डेल्टा Q4 आ जाएगा वो M वाटर और L F आ जाएगा,
सॉरी LV आ जाएगा, LV सही लिखा मैंने। हाँ, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा वापस डेल्टा Q5 आ जाएगा, दैट इज़ M स्टीम S स्टीम और आ जाएगा डेल्टा T। बस यहाँ से ये सबको ऐड करोगे, Q1 डेल्टा Q2 डेल्टा Q3 डेल्टा Q4 डेल्टा Q5 सबको ऐड करोगे तो मुझे यहाँ से यहाँ तक आने में उतनी हीट रिक्वायर्ड पड़ेगी। तो बस यहाँ पे सबको क्या करना है, ऐड करना है ना। वो सारी चीज़ें देखो यही वो लिखा है, बस वन बाय आपको सॉल्व करना था। वैल्यू आपको पता ही है, तो यहाँ पे आंसर निकल के आता है दैट इज़ 300,707। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है, इसको करते हैं अच्छे से। ठीक है, तो अपन को 30 कैलोरीज ऑफ हीट इज गिवन टू सिस्टम कंटेनिंग 10 ग्राम वाटर इन कंटेनर इनिशियल इन इक्विलिब्रियम 20 डिग्री, है ना। 20 डिग्री से था, फाइनल टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, वाटर एज्यूमिंग ऑफ नो हीट एब्जॉर्ब बाय द कंटेनर, और एक केस है कि इक्विवेलेंट दिया अपन को। दोनों केस अच्छे से पढ़ते हैं। पहला केस अपन को पता है कि डायरेक्ट जो ये हीट ले रहा है ना, ये जो हीट जा रही है डायरेक्ट यही हीट ले रहा है, कंटेनर के पास जा ही नहीं रही है। ठीक है, और जब भी आपको मैं ये भी कंसेप्ट बता देता हूँ कि जब इक्विवेलेंट की बात है, इसका मतलब कोई ना कोई कंटेनर हीट गेन कर रहा होगा, और अगर मान लो कंटेनर हीट गेन नहीं करता है तो वहाँ पे जो वाटर इक्विवेलेंट का कंसेप्ट नहीं आता है ना। तो यहाँ पे वही है कंटेनर हीट, यानी कि जो हीट लॉस हुई, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो यहाँ पे M वाटर का, वाटर ही है हाँ, M वाटर S वाटर डेल्टा T। M कितना दिया अपन को 30 कैलोरी। ठीक है, M कितना दिया है 10 ग्राम, S कितना होता है 1 होता है, और डेल्टा T फाइनल 20 निकालना ना। तो यहाँ से आप 20 निकाल देना ना, तो ये से अपने पास 3 और ये अपने पास हो जाएगा T की वैल्यू 23 डिग्री सेल्सियस। सही लिखा है मैंने। तो चेंज अपने पास आ जाएगा 23 डिग्री सेल्सियस। ये अपन ने पहला केस लिख दिया। ठीक है, दूसरा केस क्या दिया अपन को कि अब की बार जो हीट जा रही है वो कौन कौन दे रहा है बताओ। Q1 वाटर भी ले रहा है, Q कंटेनर, है ना, ये दोनों ले रहे हैं। तो यहाँ से अपने पास वाटर कितना होता है M वाटर S वाटर डेल्टा T, M कंटेनर यानी कि बॉडी है अपने पास, S बॉडी और डेल्टा T। यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन लोगे बताओ। ये अपन ने कॉमन ले लिया, दैट इज़ SW डेल्टा T कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे बचा M वाटर का, और यहाँ पे बचा क्या बताओ, यहाँ पे बच जाएगा M बॉडी का S बॉडी का अपन M वाटर का, और ये अपने पास डेल्टा Q आ गई। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो ये टर्म्स बन रहा है, ये वाला टर्म्स ये क्या है, ये है अपने पास वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट। ठीक है ना, ये अपन को दिया है वाटर इक्विवेलेंट, ये दिया है। तो यहाँ से बस अपन को सारी चीज़ें दी है, तो यहाँ से अपन डायरेक्ट लिख देंगे SW कितना होता है 1। ठीक है, डेल्टा T आ जाएगा T माइनस कितना दिया था 20, है ना, और ये अपने पास हो जाएगा MW कितना दिया है 10 ग्राम, और इसकी वैल्यू अपन को 20 दी है। तो यहाँ से अपने पास 30 दिया था, तो वैसे भी ये तो कैंसिल हो गया, तो T की वैल्यू आ गई अपने पास 1 आ जाएगा 21 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी आपको वाटर इक्विवेलेंट दे, मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। जब भी आपको वाटर इक्विवेलेंट दे तो आपको क्या करना है, सिंपल है कि आप इसमें मास जितना भी वाटर का दिया उसमें ऐड कर दो। यानी कि अगर यहाँ से भी लिखना है मुझे, यहाँ पे कंक्लूजन लिखता हूँ मैं, तो क्या लिखूँगा, यहाँ से डेल्टा Q हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा S वाटर डेल्टा T प्लस मास ऑफ वाटर प्लस वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट, ये आपको करना है। समझ में आई की बात, सिंपल। तो जब भी आपको कंटेनर हीट ले रहा है, इसका मतलब वाटर इक्विवेलेंट का कंसेप्ट आएगा, और क्या करना है आपको यहाँ पे लिख देना है। आगे बढ़े क्या, चलो। तो ये तो अपने पास। अब ये सवाल है, देखो क्या बोला है कि फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, है ना। H2 है, दोनों ही H2 है। अपन जानते हैं कि अगर दोनों H2 है ना, यहाँ पे भी H2 है, यहाँ पे भी H2 है, तो यहाँ पे कौन सा कितना है 10 ग्राम ऑफ H2O एट 20 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे 30 ग्राम ऑफ H2O एट 50 डिग्री सेल्सियस। ये अपन को दोनों दिए, सिंपल है, ये अपन को दिए। तो ध्यान से देखो ये 10 ग्राम दिया अपन को, ये अब मिलेंगे आपस में तो भी वाटर ही बनेंगे। वाटर और वाटर आपस में मिलेंगे तो क्या बनेंगे, वाटर बनेंगे। तो यानी कहने का मतलब जो हाई टेम्परेचर वाला है वो हीट है वो लॉस करेगा,
और लो टेम्परेचर वाला है वो हीट गेन करेगा। तो सिंपल है, यहाँ पे फंडा एक अपन को वही लगाना है। क्या फंडा लगाओगे कि जो लॉस है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो क्यू गेन है वो क्यू लॉस के इक्वल होगा। तो क्यू गेन कितना है बताओ, क्यू हो जाएगा अपने पास एम एस डेल्टा टी इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। अब दोनों के लिए अलग अलग है वो लिख लेते हैं ना। तो गेन के लिए देखो मास कितना दिया है, एक बार मैं बैक जाता हूँ। इसका मास 10 दिया है, दोनों H2 है तो 1 और टेम्परेचर T से हो जाएगा ना। यहाँ पे ये टेम्परेचर क्या बनेगा कर देगा, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास ये हो जाएगा 10 × 1 टेम्परेचर T - 20। इसमें क्या टेम्परेचर हाई होगा बढ़ेगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 31 × 50 में से टेम्परेचर घट जाएगा। यहाँ से आप फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते हो। ठीक है, बात समझ आई क्या। तो यहाँ पे वही है, जब भी आपको सिमिलर दे है ना, सिमिलर स्टेट वाले दे कि यहाँ पे या तो वाटर दिया है या आइस दिया है या स्टीम दिया है, तब तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, क्यू गेन इजिकल टू क्यू लॉस लिखना है, क्योंकि अपन को भी पता है फाइनल में अभी वही बनेगा। केस कहाँ पे क्या बनता है ये तो अपन निकाल देंगे। यहाँ पे आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर अलग अलग अपन मिला, जैसे कोई आइस है वाटर के साथ मिला दिया, तब क्या बनेगा वो कैसे करना है। तो ध्यान से देखो, अपन को एक दिया है आइस 5 ग्राम और ये अपने पास कितना दिया है 10 ग्राम H2O 20 डिग्री। तो क्या होता है कि जो ज़्यादा मात्रा में है ना, जो ज़्यादा हीट निकालेगा या जो ज़्यादा गेन करेगा, उसको अकॉर्डिंग अपन को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हो सकता है कि डोमिनेट कौन कर सकता है, आइस भी कर सकता है, कभी कभार वाटर भी कर सकता है। तो अपन को पहले देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, है ना। तो डोमिनेट करने का मतलब ये कि हो सकता है जैसे मान लो ज़्यादा आइस है उसमें वाटर, तो वो वाटर फ्रीज हो जाएगा, आइस बन जाता है। और मान लो कि वाटर बहुत सारा है उसमें आइस डालता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा ना। तो कहने का मतलब वो भी वाटर बन जाएगा। तो अपन को देखना है कि डोमिनेट क्या कर रहा है, कौन कर रहा है। ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के सवालों को तो मैं बता देता हूँ। देखो ध्यान से, अपने पास क्या है, एक आइस है 5 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। एक है अपने पास वाटर है 10 ग्राम सॉरी एट 20 डिग्री सेल्सियस, ये दिया है अपन को। तो अपन को सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये यहाँ से 5 ग्राम 0 डिग्री पे है ना, आइस को अपन देखना है एट 0 डिग्री सेल्सियस पे देखना है। और यहाँ पे अपन को वाटर को देखना पड़ेगा, यहाँ पे 5 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री, सॉरी यहाँ पे आइस नहीं होगा वाटर होगा, है ना, मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पे हो जाएगा वाटर एट 0 डिग्री। दोनों को अपन को ये देखना है। अब फिर ये देखना है कि किस में ज़्यादा हीट निकल रही है और किस में गेन हो रही है। तो बस दोनों को ये देख लेंगे तो यहाँ से अपने पास आंसर निकल आ जाएगा। कैसे करेंगे बाद में। ये अपने पास हीट क्या निकल रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ तक इसको कितनी लॉस करनी पड़ेगी, यानी कि इसको कितनी रिक्वायर्ड है यहाँ से यहाँ तक आने में और इसको यहाँ से यहाँ तक कितनी निकालेगा ना, वो अपन को देखना है। सिंपल है, कैसे देखेंगे ध्यान से देखो। ये अपने पास ये क्या कर रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है, स्टेट चेंज कर रहा है, सॉरी टेम्परेचर चेंज कर रहा है, स्टेट वही है। तो अपने पास फॉर्मूला कौन सा यूज़ करूँगा, ये अपने पास आ जाएगा इसके लिए डेल्टा क्यू इजिकल टू, यहाँ पे पेन चेंज कर देता हूँ, मैं समझा देता हूँ आपको। बहुत सारा ये इसमें कन्फ्यूजन रहता है, मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ कि अपन को पता है इसका टेम्परेचर लो है, इसका टेम्परेचर हाई है, इसका टेम्परेचर लो है, इसका मतलब ये क्या करेगा, गेन करेगा और ये क्या करेगा, लॉस करेगा। अपन को नहीं पता कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, तो अपन देखते हैं कि ये यहाँ पे मैं 5 नहीं, मैं लिख देता हूँ H2 है ना, सिंपल है। यहाँ 5 ग्राम क्या होगा, आइस लिख देना, अपन को नहीं पता कितना ग्राम होगा फाइनल में। तो यहाँ पे ये गेन करके मुझे बताओ कि अगर इसको वाटर, इसको कन्वर्जन होना रहा है वाटर में 0 डिग्री तक आने में, तो उसको कितनी हीट रिक्वायर्ड है, और ये जो वाटर है ये वाटर 0 डिग्री तक आने में इसको कितनी हीट रिक्वायर्ड है, वो अपन को देखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे ही मिल जाते हैं दोनों इक्विलिब्रियम, तो अपना फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, है ना, ये देख लेंगे। तो आप ध्यान से देखना, इसको जो रिक्वायर्ड है यहाँ से यहाँ तक की, वो डेल्टा क्यू इजिकल टू एम एस डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा क्यू आ जाएगा, एम कितना दिया है 5, एस कितना होता है 0.5 और टेम्परेचर कितना है 0 - 10, यानी कि 10 आ रहा है ना डिफरेंस। तो अपने पास निकल के आता है 25 कैलोरी, है ना। डेल्टा क्यू कितना आ रहा है 25 कैलोरी। और यहाँ पे क्या हो रहा है,
स्टेट चेंज हो रही है, तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा क्यू इजिकल टू MLF, तो यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू कितना L 80, यानी कि 400 कैलोरी आ रहा है ना, ये डेल्टा क्यू आ रहा है। तो यहाँ से दोनों का जो नेट आ रहा है ना, ये क्या कर रहा है, गेन करेगा। तो यहाँ पे जो क्यू गेन आ रहा है एक्सेप्ट करेगा, यानी कि यहाँ पे जो नेट क्यू नेट आ रहा है वो आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पे 25 प्लस 400, यानी कितना आ रहा है 425 कैलोरी, यानी कि इसको ज़रूरत है, इसको कितने की नीड है। यहाँ पे मैं क्यू नेट नहीं लिख के नीड लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे नीड कि इतनी नीड है, यहाँ से 5 ग्राम H2O -10 डिग्री से इसको वाटर 0 डिग्री पे आने के लिए इसको कितनी की जरूरत है, 425 कैलोरी की। और ये कितनी निकाल रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, देखो इसकी जो डेल्टा क्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, MS डेल्टा T, M कितना है अपने पास 10 ग्राम है, और S कितना है इसका 1 है, और कितना है चेंजेस 20, तो अपने पास ये कितनी आ गई 200 कैलोरी है ना, 200 कैलोरी आ गई। और ये क्या करेगा, ये रिलीज़ करेगा, ये क्या करेगा अपने पास, ये करेगा रिलीज़ है ना। तो यहाँ पे अगर नहीं दिखा तो मैं चेंज कर देता हूँ, रिलीज़ करेगा, ये रिलीज़ करेगा, इसको नीड है, इतनी कितने की नीड है 425 की, और इसको कितने की ये कितनी रिलीज़ कर रहा है 200 कैलोरी। ये आपको समझ आई। तो ध्यान से देखो, जब इसने यहाँ से 25 कैलोरी रिलीज़ की होगी, ध्यान से देखना, इसने वाटर ने इसने 25 कैलोरी डिग्री रिलीज़ की होगी, तब ये कहाँ से कहाँ तक आ गया होगा, आइस 0 डिग्री पे, -10 से 0 डिग्री पे आ गया होगा। अब इसके पास कितनी बची लास्ट में, वो लास्ट में बची 175 बची है ना, इसके पास 25 200 में से गई तो कितनी बची 175 इसके पास अभी बची हुई है। और वो क्या कर देगा, ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसको रिक्वायर कितनी है 400 की। तो मुझे ये बताओ, ये है तो अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे है ना, ये कितने पे आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे अभी आइस है, तो ये 175 लेके क्या करेगा मुझे बताओ, ये क्या करेगा कि ये 175 लेके आइस थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा। ये जो 175 इसके पास बचेगी वो कहाँ पे काम आ जाएगी, इसको मेल्ट करने में। अगर मैं पूरी की पूरी 400 देता तो पूरी की पूरी मेल्ट होकर वाटर में चेंज हो जाती, जितनी भी आइस थी वो पूरी की पूरी मेल्ट हो जाती और किस में चेंज हो जाती, वाटर में। लेकिन यहाँ पे अपनी इतनी जो वाटर के पास है इतनी 400 सफिशिएंट है नहीं, इसके पास सिर्फ कितनी बची थी 175। तो ये क्या करेगी, कुछ आइस का पार्ट होगा वो क्या कर देगी, मेल्ट कर देगी है ना। तो मेल्ट कितनी करेगी वो यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो मेल्ट हो जाएगी, ठीक है, मेल्ट आइस है ना, मेल्ट आइस कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी अपने पास, ध्यान से देखो कितनी हो जाएगी, डेल्टा क्यू इजिकल टू M इंटू L, M की वैल्यू आ जाएगी LF है, तो ये अपने पास डेल्टा क्यू अपॉन LF, तो डेल्टा क्यू थी कितनी थी 175 अपॉन 80 कैलोरी ग्राम है ना, ग्राम में आ जाएगा। तो ये अपने पास निकल के आई, कितनी निकल आई, ये इतनी ग्राम मास, ये अपने पास आइस किस में चेंज होगी, दिस आइस, यहाँ पे ये लिख देते हैं, आइस इज कन्वर्टेड इन वाटर। ये इतनी जो आइस है वो कन्वर्ट किस में हो गई, वाटर में हो गई। तो अब फाइनल टेम्परेचर देखें तो फाइनल तो वो यहीं पे है दोनों है ना, फाइनल तो यहाँ पे वही पे है, 0 पे है, ये वाटर भी पूरा 0 डिग्री पे आ गया और ये आइस भी कितने पे 0 पे। लेकिन यहाँ पे पूरी मेल्ट नहीं हो पाई, अगर पूरी मेल्ट यहाँ पे इतनी होती 4000 तो यहाँ पे पूरी मेल्ट हो जाती और पूरा का पूरा क्या बन जाता, पानी बन जाता। और पूरा पानी बन जाता तो यहाँ पे 5 ये ग्राम 10 ये ग्राम कितना बन जाता, 15 ग्राम। मैं आपको एक बार वापस समझाऊंगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास लास्ट में वाटर, ठीक है, फाइनल जो वाटर बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक बार मिटा देता, जो मास ऑफ वाटर होगा है ना, तो वो कितना हो जाएगा, 10 तो था ही, प्लस कितना हो जाएगा 75/80, और मास ऑफ आइस वो कितना हो जाएगा 5 था ही, उसमें से घटा दो 80। तो ये अपने पास निकल के आते हैं फाइनल। और जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पे दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम है। तो मैं आपको वापस एक बार समझा देता हूँ। जब भी इस टाइप के सवाल आए कि दोनों स्टेट अलग अलग है, मास अलग अलग है, और अपन को दिया है कि बताओ फाइनल टेम्परेचर क्या होगा,
तो सबसे पहले करो ये देखो कि कोई तो हीट लॉस करेगा, कोई गेन करेगा। अपन को पता है ये लोएस्ट टेम्परेचर पे ये क्या करेगा, गेन करेगा, और ये लॉस करेगा। अब फिर देखो एक कंडीशन लो कि यहाँ पे वाटर 0 पे है, आइस 0 पे आ रहा है। अब वाटर आइस को यहाँ पे 5 ग्राम आइस है जो -10 डिग्री सेल्सियस पे, उसको 0 डिग्री वाटर बनने के लिए इसको कितनी हीट की रिक्वायर्ड है ना, कितनी रिक्वायर्ड है, जो कि अपन को दिखा 25 + 4000 यानी 400। तो अपने पास कितनी हो गई, 425 हो गई। अब ये कितनी लॉस करेगा अपनी हीट यहाँ तक आने के लिए, वो अपन ने निकाली 2 कैलोरी है ना, 200 कैलोरी ये अपन ने निकाली। अब आपको पता है कि ये तो निकाल रहा होगा, ये इसको चाहिए होगी, तो इस 200 में से 25 तो इसने यहाँ से यहाँ तक आने में ले ली, ठीक है, 25 तो यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब ये कहाँ पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगर मुझे ये आइस यहाँ से यहाँ तक आना है तो उसको कितनी नीड है वापस, 400 की। लेकिन इसके पास तो अभी इतनी है नहीं, 25 तो यहाँ से गई तो 175 बची, और यहाँ पे 175 इतनी सफिशिएंट है नहीं कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा कन्वर्ट वाटर में हो जाए। यानी कुछ ना कुछ पार्ट होगा जो कन्वर्ट हो रहा होगा, और ये कन्वर्ट पार्ट मैंने निकाल दिया। अपन फॉर्मूला पता है कितनी मेल्ट हो जाएगी, डेल्टा क्यू एस, यहाँ से मास मैंने निकाल दिया, ये निकल के आया है ना, ये कन्वर्ट हो गई वाटर में। यहाँ पे कन्वर्ट किस में हो गई, वाटर में। अब यहाँ से इस पूरी की पूरी यहाँ पे इसने ले ली, लेकिन यहाँ पे है किस में, आइस 0 डिग्री पे है, और ये पूरी कहाँ पे हो जाएगी, वाटर पे। यानी कि दोनों किस में, इक्विलिब्रियम 0 पे। यानी कि अगर मैं एक बात करूँ इनकी फाइनल की, तो यहाँ पे कंटेनर होगा जहाँ पे कुछ आइस भी होगी और वाटर भी होगा, और इनका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। ये बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो ये था सवाल। तो जब भी आपको इस टाइप के सवाल आए तो आपको ऐसे सोचना है। तो आपके लिए एक होमवर्क है, वैसे इसका आंसर आ जाता है 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी ये अपने पास होमवर्क है सवाल कि इसमें अपन ने दिया आइस और स्टीम लिए है ना, ये आपके लिए होमवर्क है, इतना करके आना आपके लिए। तो यहाँ से अपन आज का जो पार्ट 1 था हीट का वो यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। पार्ट 2 अपन कल के लिए लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी मैंने इसमें कंसेप्ट समझाया, सबसे पहले अपन ने हीट देखी, जिसमें टेम्परेचर स्केल देखी थी, टेम्परेचर स्केल, और अपन ने कैलोरीमेट्री पढ़ा, ये दो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट। और एक अपन ने लास्ट में और भी पढ़ा था बीच में, दैट इज एक्सपेंशन, है ना। पर 3 चीज़ें पढ़ी यहाँ पे, हीट के बारे में, यानी कि वहाँ पे टेम्परेचर के बारे में, और टेम्परेचर स्केल के बारे में पढ़ा, ठीक है। एक्सपेंशन पढ़ा जिसमें 3 टाइप के थे, लीनियर, एरियल और वॉल्यूम। इन तीनों के फॉर्मूले देख लिए, वहाँ पे रिलेशन भी देखा अल्फा बीटा गामा में। फिर अपन आए कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल एक ही है, जहाँ पे हीट लॉस हुई है वो इतनी को इतनी गेन हुई होगी, इक्वल होते हैं, ठीक है। और इसमें अपन ने सवाल देखे, और लास्ट का ये आपका होमवर्क सवाल है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बने रहना लास्ट तक, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, थैंक यू।